अब किसी भी मैच को सक्सेसफुली पूरा करने में रेफरी का बहुत बड़ा हाथ रहता है। जब कि स्पेशल गेस्ट रेफरी आ जाते हैं तो कभी कभी वो मैच को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग भी बना देते हैं और एक रेसलर को जीतने में बहुत सारी मुश्किलें भी खड़ी कर देते हैं और किसी एक रेसलर के फेवर में भी हो जाते हैं। आज हम ऐसे ही रेफरीज के बारे में देखेंगे जो कि इतने एंटरटेनिंग हुए कि उन्होंने पूरी स्पॉटलाइट उस मैच की अपने ऊपर ही ले ली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है क्रिस जेरिको। जब 2016 में रोमन रेंस वर्सेस रूसेव हुआ, उसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी थे क्रिस जेरिको। अब क्रिस जेरिको के रिंग में होते हुए उनसे ज़्यादा एंटरटेनिंग कोई हो सकता है क्या? तो ऐसा ही हुआ जब रूसेव का साथ देने के लिए उनकी फैक्शन लीग ऑफ नेशन आ गई थी। तब क्रिस जेरिको ने पूरा फ़ायदा उठाया इसका और इतने एंटरटेनिंग तरीके से एक एक करके सबको बाहर निकाला कि बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था। वो लोग मैच से ज़्यादा क्रिस जेरिको को देख के इन्जॉय कर रहे थे और हर बार उनको निकालने का तरीका पहले से ज़्यादा एंटरटेनिंग होता था। अब दूसरे नंबर पे आते हैं शॉन माइकल। शॉन माइकल कई बार कई बड़े बड़े मैचेस में और आइकॉनिक मोमेंट्स में स्पेशल गेस्ट रेफरी रह चुके हैं। ऐसा ही हुआ था जब 2005 में शॉन माइकल की राइवल फैक्शन जब जनरल मैनेजर जैसा एक्ट कर रही थी तो उन्होंने उनको जानबूझ के केन के मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी बना दिया। वो भी उनको मे 19 की टी शर्ट पहनने पर मजबूर किया। अब मे 19 उस टाइम पे केन सुनते ही ये शब्द को अलग सा पागल हो जा रहे थे और सबको मारने पीटने लग रहे थे। पर शॉन माइकल तो शॉन माइकल हैं, वो इतने आसानी से किसी के जाल में फंसते कहाँ। तो उन्होंने भी होशियारी मारी और मैच के शुरू होते ही वो चेक करने गए रॉब कॉनवॉय को और रॉब कॉनवॉय को चेक करने के बहाने से उनको लो ब्लो मार दिया उन्होंने। और केन की एंट्री से पहले ही वक्त रहते उन्होंने अपनी मे 19 की टी शर्ट उन्हें पहना दी और बाहर फेंक दिया केन की तरफ। अब केन ने उसे देखते ही मारना चालू किया और खूब पीटा, जिसको कि उन्होंने एक कोने में बैठ के एंजॉय किया। फिर शॉन माइकल केन को माइक में बोल देते हैं मे 19 और माइक दे देते हैं वापस से उसी के हाथ में और इस वजह से केन वापस रिंग में आते हैं, उसको टोम्बस्टोन मारते हैं और केन जीत जाते हैं। और अगले आते हैं द रॉक। अब द रॉक के होते हुए रिंग में कोई और ज़्यादा एंटरटेनिंग हो सकता है क्या? द रॉक किसी भी टाइम जब भी रिंग में हो और ऐसे ही उन्होंने किया जब उन्होंने स्पेशल गेस्ट रेफरी बने बने कमेंट्री करने लग गए। फिर वो काउंटिंग लेने की जगह उन्हीं के साथ फिजिकल हो गया, उनका मजाक उड़ाने लगे, ट्रिपल एच का, ब्रिटिश बुलडॉग का। उसके बाद जब बुलडॉग ने काउंटिंग ली तो उन्होंने बहुत ही फेमस कैच फ्रेज यूज़ किया जिसपे कि फ्यूरियस होकर ब्रिटिश बुलडॉग ने बेल्ट ला के मारने की कोशिश की, लेकिन उसको छुड़ा के द रॉक ने ही दोनों को मार दिया उससे। उसके बाद उन्होंने बहुत ही आइकॉनिक रॉक बॉटम मारी थी, उसमें सच में कमाली का था। द रॉक के होते हुए सच में उनसे ज़्यादा एंटरटेनिंग और कुछ भी नहीं हो सकता। और अगले हैं शेन मैकमैन। द रॉक वर्सेस ट्रिपल एच मैच में जब पूरी मैकमैन फैमिली ही रिंग में हो तो कोई भी फेयर कैसे हो सकता है? तो पूरे अनफेयर रहते हुए द रॉक के साथ शेन मैकमैन काउंटिंग लेने से मना कर देते हैं। तो रिटर्न में एक चीप शॉट भी खाते हैं और उसके बाद डबल रॉक बॉटम भी खाते हैं अनाउंसर्स टेबल पे। द रॉक से पंगा मत ही लो। पर ये ना समझते हुए विंस मैकमैन भी उसमें इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से ट्रिपल एच उनको लो ब्लो मार देते हैं द रॉक को। और फिर 2-3 रेफरी यानी पैट पैटरसन और एक और मिलके द रॉक को मारने लगते हैं। तभी उनको बचाने के लिए रिटर्निंग स्टोन कोल्ड आते हैं वहाँ पे और सबको इतने प्यारे प्यारे चेयर शॉट मारते हैं हेड पे और उसके बाद द रॉक काउंटिंग लेके जीत जाते हैं। सच में बहुत ही मज़ेदार वो था जब एंडिंग में दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे, द रॉक और स्टोन कोल्ड। सच में एटीट्यूड एरा का पीक था वो। और अब जब स्टोन कोल्ड है ही तो इनकी भी बात कर लेते हैं। जब 2007 में बिलियनियर वर्सेस बिलियनियर का मैच हुआ था, यानी डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस विंस मैकमैन, तो उसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी बनने आए थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अब ये मैच डोनाल्ड ट्रंप और विंस मैकमैन से भी बुरा होता, लेकिन स्पेशल गेस्ट रेफरी स्टोन कोल्ड इसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाते हैं। वो बीच बीच में ऐसे उन दोनों रेसलर को हैंडल करते हैं कि वो मागा गुस्से में आके उनको हिट भी कर देते हैं। और फिर उसके बाद शेन मैकमैन उसमें इंटरफेयर करते हैं और वो एज अ रेफरी एक्ट करने लगते हैं। लेकिन अगर रेफरी स्टोन कोल्ड को बनाया है तो स्टोन कोल्ड ही रहेंगे और उनकी भी वो बैंड बजा देते हैं और उसके बाद वापस रिंग में चढ़ते हैं वो, तो विंस मैकमैन इंटरफेयर कर देते हैं। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उनको हिट करते हैं विंस मैकमैन को सबसे बुरी एक्टिंग के साथ अपनी। जैसे तैसे बॉबी लैशली जीत जाते हैं उस मैच को, यानी कि विंस मैकमैन अब भागने लगते हैं क्योंकि उनका टकला होना पड़ेगा हारने की वजह से। तो बॉबी लैशली उनको पकड़ते हैं और उसके बाद रिंग में जाते ही उनके पीछे स्टोन कोल्ड खड़े हो जाते हैं, जिसको कि विंस मैकमैन अपने हाथ से महसूस करते हैं उनके टकले को। उसके बाद उनको एक स्टनर पड़ती है और उनको पकड़ लिया जाता है उनके बाल उड़ाने के लिए, जो कि बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट था जब उनके पूरे बाल उड़ा दिए गए। उसके बाद अब स्टोन कोल्ड रिंग में हो और बाकी सब कैसे सेफ रह सकते हैं स्टनर से? तो उसके बाद वन ऑफ दी वर्स्ट स्टनर, मतलब सच में उसके कैंडिडेट में विंस मैकमैन और डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। इतनी बुरी स्टनर डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं कि सच में बहुत हिलेरियस था। इसको अलग अलग एंगल से दिखा के बचाना पड़ा था लाइव शो में।
मतलब किसकी ज़्यादा बुरी इस तरह थी, ये सच में डिबेटेबल है। शायद उसमें विंस मैकमैन विन ले जाते हैं। और अगले आते हैं मिक फोली, हेल इन अ सेल मैच में ट्रिपल एच वर्सेस केविन नैश में। उस दौरान में ट्रिपल एच सारे ही रेफरी के साथ इतने फिजिकल हो रहे थे कि सब स्ट्राइक पे चले गए थे कि हम ट्रिपल एच को नहीं झेल सकते हैं। तो इससे में आगे आए हार्डकोर लेजेंड मिक फोली। अब मिक फोली को बम्प से या किसी भी चोट से डर कहाँ ही लगता है। तो मैच शुरू होता है तो वो हर एक वेपन ट्रिपल एच को यूज़ करने से छीन लेते हैं, लेकिन केविन नैश वहीं ट्रिपल एच पे वो हर एक वेपन यूज़ कर ले रहा था। तो इससे तंग आके ट्रिपल एच बोलते हैं कि रुक साले तुझे बताता हूँ, एक चेयर शॉट मार देते हैं मिक फोली की। पर मिक फोली ढीठ कहाँ ही मानने वाले थे, वो फिर से हैमर उठाते हैं, वो हैमर छीन लेते हैं। फिर केविन नैश स्टील स्टेप यूज़ करते हैं और एक तीर से दो शिकार, यानी कि मिक फोली और ट्रिपल एच दोनों को लग जाता है वो। उसके बाद मैच में आगे मिक फोली कोने में खड़े रहते हैं, तब उनको धक्का लग जाता है केविन नैश से और वो बहुत ही खतरनाक बम्प लेते हैं स्टील केज में। फिर हमें लगता है कि केविन नैश अब जीत जाएंगे, लेकिन इस बार ट्रिपल एच के हाथ में हैमर आ ही जाता है, क्योंकि मिक फोली इतने थक गए रहते हैं कि वो हैमर को मारते हैं केविन नैश को और पेडिग्री मार के ये मैच जीत जाते हैं। सच में किसी रेफरी ने इतनी डेडिकेशन के साथ तो कोई मैच किया ही नहीं होगा, खूना खच्चर हो जाते हैं वो पूरा इस मैच में। अब अगले हैं विलियम्स रीगल। अब ये मैच के पूरे मजे लेने आए थे एज ए रेफरी। अभी क्रिस जेरिको वर्सेस बेनवा के मैच में उन दोनों को कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे कि लड़ो मारो एक दूसरे को, कूटो ना भाई, बोर हो रहा हूँ मैं। और मैच खत्म होने वाला रहता है, लेकिन वो 2 ही काउंट लेते हैं कि नहीं अभी और मैच दिखाओ मुझे ज़रा, और ज़्यादा लड़ें ये दोनों और एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए। इसी से गुस्सा होकर बेनवा उनको धक्का देते हैं और वो ड्रॉप किक क्रिस जेरिको की इन्हीं को कनेक्ट कर जाती है। तो वो गुस्से में आके दोनों के साथ फिजिकल होने लग जाते हैं, लेकिन फिर पासा उल्टा पड़ जाता है और दोनों मिल के ही उनको पीटने लगते हैं। और सच में ये बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है देखने में भी, क्योंकि क्या सुताई होती है उनकी। और अगले हैं सैमी ज़ेन। जब एक बहुत ही यूनिक मैच हुआ जिसमें कि 2 रेफरी थे, एक रिंग में और एक नीचे। तो नीचे वाले रेफरी सैमी ज़ेन थे। अब वो आते ही सेथ रॉलिंस की चेकिंग ऐसे खतरनाक कर देते हैं। उसके बाद वो जब कोने में ले जाके मारने वाले रहते थे केविन ओवेंस को, तो वो उनका हाथ रोक देते हैं और चेक करने लगते हैं कि नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ। उसके बाद वो एल्बो ड्रॉप मारने गए, तब भी वो आके चेकिंग करने लगते हैं और बोलते हैं कि अभी कूद नहीं सकते, तो मैं केविन ओवेंस को चेक कर रहा हूँ। अभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो जब वो बाहर एल्बो ड्रॉप मारते हैं तो उसमें चपेटे में सैमी ज़ेन को भी ले लेते हैं। उसके बाद वो रिंग में आके जब काउंटिंग लेने वाले रहते हैं केविन ओवेंस की, तब सोचते हैं कि जीत जाएंगे, लेकिन तभी सैमी ज़ेन अंदर वाले रेफरी को बाहर खींच लेते ताकि काउंटिंग ना हो पाए। इससे गुस्से में आके सेथ रॉलिंस सैमी ज़ेन को मारने लगते हैं। अब इससे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, जिससे केविन ओवेंस जीत तो जाते हैं, पर बेचारा सैमी ज़ेन भाई इतनी मेहनत करके भी जो सुताई होती है उसकी, शायद ये बनता भी था। पर इससे सैमी ज़ेन का फ़ायदा ही हुआ था कि उसको क्रिएटिव्स ने काफ़ी एंटरटेनिंग समझा था। और इसके बाद आते हैं डीन एम्ब्रोज। जब जेम्स एल्वर्स वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच हुआ तब स्पेशल गेस्ट रेफरी बने डीन एम्ब्रोज। अब डीन एम्ब्रोज तो आपको पता ही है उनका कैरेक्टर कैसा था, इतना एंटरटेनिंग कैरेक्टर था, तो कहाँ इज्जत से रेफरी बन सकते थे वो। मैच के शुरू होते ही यहाँ पे रेफरी चेकिंग करता है वो, पर यहाँ वो अपनी ही चीज़ें निकाल निकाल के एजे स्टाइल्स को देने लग गए थे टाइम वेस्ट करने के लिए। फिर वो एजे स्टाइल्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि एल्सवर्थ उनको एक पंच मार देते हैं। इसके बाद एजे स्टाइल एल्सवर्थ को लॉक फंसाते हैं। उसके बाद भी वो क्विट करना देखने की जगह वो फ़ोन पे बात करने लगने का नाटक करते हैं। उसके बाद फिर जब वो रिंग से बाहर जाते हैं एजे स्टाइल फ्रस्ट्रेट होकर, तो उनकी तेज़ काउंटिंग करने लगते हैं। तो यही सोच के वो एल्सवर्थ को बाहर फेंकते हैं, तो उनको भी वो ज़बरदस्ती बाहर जाके अंदर फेंक देते ताकि एजे स्टाइल्स ना जीत पाए। और जब एजे स्टाइल्स नीचे आते हैं तो फैंस के साथ बिजी हो जाते हैं सेल्फी खिंचाने में। सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था ये। फिर एजे स्टाइल्स को मानना पड़ेगा कि वो कैसे स्टाइल क्लैश मारते वक्त एल्सवर्थ को बचाते हैं एक इंजरी से, और उसके बाद डीन एम्ब्रोस उन्हीं को डीडीटी मार देते हैं काउंटिंग लेने की जगह, और फिर काउंटिंग लेते हैं एल्सवर्थ को उनके ऊपर रख के, जिसको कि किक आउट कर देते हैं एजे स्टाइल्स। तो उसके बाद वो उठा के एक और डीडीटी मारते हैं और जिसके बाद एजे स्टाइल्स हार जाते हैं। सच में इतनी मेहनत के बाद बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होगा डीन एम्ब्रोस को एज अ रेफरी झेल पाना, पर पब्लिक के लिए नहीं, उन्होंने तो बहुत ही इन्जॉय किया इसको, क्योंकि जितना फ़न वो कर रहे थे एक नॉर्मल से और एक फुद्दू से मैच के, सच में बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था देखने के लिए। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं और जो हमने इसमें मिस आउट किया है या और कुछ आप एडवाइस देना चाहते हैं तो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। बाय बाय।